हेलो, वेलकम टू अमृत ज्ञान। आज के टॉप 50 एमसीक्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं बेटा, फिजिक्स में टॉप 50 एमसीक्यूज क्वेश्चन का पहला नंबर जो दे रखा है। आइए देखते हैं बेटा, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि बल का एस आई इकाई क्या है। ठीक है बेटा, क्या पूछ रहा है कि बल का एसआई इकाई क्या है। यानी कि इकाई का मतलब आप समझ रहे हैं कि यहां पर किससे होता है, न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए क्या है, न्यूटन होता है, जूल होता है, वॉट होता है, टेस्ला होता है। तो क्या होता है बेटा, अब आप देख लीजिए। टेस्ला क्या है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। वॉट क्या होता है, शक्ति होती है। जूल क्या होता है, कार्य या ऊर्जा का मात्रक होता है, इकाई होती है। और न्यूटन क्या होता है बेटा, बल का मात्रक न्यूटन होता है बेटा। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर हमारा ए दे रखा है, ये बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। ठीक है बेटा, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, पानी का घनत्व किस तापमान पर सबसे अधिक होता है। डेंसिटी की बात हो रही है बेटा, यानी कि पानी का घनत्व किस तापमान पर सबसे अधिक होता है। आइए देखते हैं। 100 डिग्री, ये क्या है बेटा, हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है। यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी हमारा क्या होता है बेटा, उबलने लगता है ना। 20 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री पे क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 0 डिग्री पे हमारा जो पानी है वो बर्फ के रूप में बन जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है बेटा, आइए नेक्स्ट देखते हैं। काम का सूत्र क्या है। काम यानी कि वर्क, कार्य का फार्मूला की बात हो रही है। काम का फार्मूला क्या होगा बेटा, काम से मतलब आप समझ रहे हैं, यानी कि कार्य बराबर क्या होता है, एफ इंटू डी होता है। ठीक है बेटा, यानी कि डब्ल्यू क्या हो गया कार्य, एफ क्या हो गया बल, और डी क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्टेंस। ठीक है बेटा, तो हमारा जो फार्मूला क्या आएगा देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। ठीक है, बी क्या कह रहा है, वर्क इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। वर्क इज इक्वल टू पावर एंड टाइम। पावर एनर्जी की तो बात ही नहीं हो रही है, कार्य में मास नहीं होना चाहिए। तो बेटा ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है बेटा, जो कार्य का फार्मूला होता है, कार्य का जो मतलब सूत्र होता है वो क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। ठीक है बेटे, आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, विद्युत धारा की इकाई क्या है। विद्युत धारा की यूनिट क्या होती है या इकाई क्या होती है, उसके बारे में हमें देखना है। आइए, टेस्ला, अब ये मैंने आपको बताया था, चुंबकीय फ्लक्स का। ओम, ये क्या होता है, प्रतिरोध का। वोल्ट क्या होता है, विभव। बचा क्या बेटा, विद्युत धारा की बात हो रही है, तो हमारा एम्पियर बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए। और जो हमारी विद्युत धारा का जो मात्रक होता है या इकाई होती है, यूनिट होती है, वो एम्पियर। ठीक है बेटा, आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का गैर नवीकरणीय स्रोत है। गैर नवीकरणीय स्रोत का मतलब क्या होता है कि कोई भी अगर मान लीजिए ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है तो हमें क्या होगा, वो दूसरे रूप में हमें प्राप्त हो जाए। जैसे देख लीजिए, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या होती है, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होती है। पवन ऊर्जा यानी कि हवा से प्राप्त होती है। कोयला यानी कि कोल। ठीक है बेटा, यानी कि जो गैर नवीकरणीय जो स्रोत होता है वो हमारा क्या होता है, कोल, कोयला। यही हमारा राइट आंसर होना चाहिए। अगला है भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय का मतलब भूमि से जो ज्वालामुखी वगैरह निकलते हैं वो भूतापीय ऊर्जा का
कारण होते हैं बेटा। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। आइए, परावर्तन में प्रक्षिप्त कोण परावर्तित कोण के बराबर होता है। ठीक है बेटा, परावर्तन का नियम हमने आपको पढ़ाया था, जब कोई प्रकाश की किरण आती है और वो उसी माध्यम से उसी माध्यम में वापस चली जाती है, तो इस घटना को परावर्तन का नियम कहते हैं। तो ये हमारा क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहला क्या है, अपवर्तन। अपवर्तन की घटना क्या होती है, अपवर्तन की घटना से तात्पर्य क्या है, अगर कोई भी प्रकाश की किरण आती है, अब वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय थोड़ा सा मार्ग से विचलित हो जाती है, तो इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। विवर्तन का यानी कि बिखर जाना। प्रकाश क्या होता है, अगर हम किसी पुंज में से अगर उसको गुजारते हैं तो प्रकाश क्या होता है, बिखरने लगता है, तो ये हमारी विवर्तन की घटना कहलाती है। प्रतिबिंब, बिल्कुल, प्रक्षिप्त कोण जो परावर्तित कोण होता है वो प्रतिबिंब के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका जो राइट आंसर होगा बेटा, सही जवाब होगा वो प्रतिबिंब है। ठीक है बेटे, आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक परिमाणात्मक राशि है। परिमाणात्मक का मतलब क्या हो गया, परिमाणात्मक, परिमाण से मतलब क्या है, यानी कि अदिश है, जिसमें दिशा नहीं है वो परिमाण होगी, है ना। तो आइए देखते हैं। त्वरण, ये क्या है, सदिश राशि होती है। बल भी सदिश राशि है, वेग भी है, स्पीड यानी कि चाल, ये क्या है बेटा, ये हमारी एक परिमाणात्मक राशि होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है। ठीक है बेटा, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 दे रखा है वो क्या कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है। आपने पढ़ा था जो c बराबर जो प्रकाश की चाल होती है बेटा, वो कितनी होती है, c इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड के बराबर होती है। ठीक है बेटा, ये इसका राइट आंसर होना चाहिए। आइए मैच कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यही हमारा सही जवाब मिल जाएगा। ठीक है बेटे, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव आंख उस प्रकाश तरंग की पहचान कर सकती है जिसकी तरंगदैर्घ्य के बीच हो, क्या हो, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। ठीक है बेटा, यानी कि इसके नैनोमीटर का मतलब क्या होता है, 4 × 10⁻⁹ से लेकर कितनी होगी, 400। ठीक है बेटा, और ये 700 × 10⁻⁹। 1 नैनोमीटर बेटा किसके बराबर होता है, 10⁻⁹ के बराबर होता है। ये नैनोमीटर की पहचान होती है। अब ये हमारा क्या हो गया, मीटर में हो गया। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 10, द्रव्यमान के संरक्षण का नियम किसने प्रस्तावित किया था। द्रव्यमान के संरक्षण के नियम की बात हो रही है। द्रव्यमान का संरक्षण का नियम आइए देखते हैं, किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। न्यूटन के समीकरण, न्यूटन ने कुछ फार्मूले बताए थे, है ना। आइंस्टीन समीकरण होती है, लेबोजियर आर होना चाहिए। ठीक है बेटा, लेबोसियर भी कहते हैं इसे, इस तरीके से भी लिख देते हैं इंग्लिश में थोड़ा। ठीक है बेटा, लेबोसियर होता है गैलीलियो। तो इसका जो राइट आंसर हमारा है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। शक्ति की इकाई क्या है। शक्ति यानी कि पावर, शक्ति की इकाई क्या होती है, आइए देख लेते हैं। एम्पियर धारा की इकाई है। न्यूटन किसका है, बल होता है। जूल क्या होता है, ऊर्जा या कार्य। अब बचा क्या मेरे प्यारे बच्चों, वाट, ये क्या होता है, शक्ति। शक्ति की इकाई को हम वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वह तापमान जब अणुओं की गति रुक जाती है क्या कहलाता है। यानी कि वह तापमान की बात हो रही है जब अणुओं की गति बिल्कुल रुक जाएगी। जब अणुओं की गति रुक जाएगी तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री केल्विन के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट, दो सतहों के संपर्क में होने पर जो उनके आपसी गति का विरोध करता है उसे क्या कहते हैं। बेटा हमने आपको बताया था कि दो सतहों के बीच लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं, या टकराव कहते हैं, या घर्षण कहते हैं। कोई भी दो सतह हैं, जैसे मान लीजिए मैं ये सतह हो गई, दूसरी ये हो गई, अगर इनको लिए क्या कर रहा हूं, अगर दो सतह हैं और इनके बीच में क्या हो रहा है, घर्षण उत्पन्न हो रहा है, यानी गति हो रही है ना, तो इनमें एक टाइम ऐसा आता है कि दोनों रुक जाते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था साइकिल का, साइकिल और सड़क के बीच की जो डिस्टेंस होती है, यानी कि जो बल लग रहा है दोनों सतह, यानी साइकिल के टायर का पहिया और सड़क की सतह, दोनों के बीच में जो बल उत्पन्न हो रहा है उसे हम घर्षण बल कहते हैं। आपने देखा हो जब साइकिल चलाते हैं तो साइकिल चलाते चलाते समय कुछ दूरी तक साइकिल बिना पैडल मारे ही चलती चली जाती है, लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है कि वो साइकिल रुक जाती है और वहां पर गति का विरोध उत्पन्न करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, टकराव कहते हैं या फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। ये हमारा फ्रिक्शन कहलाता है, घर्षण। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए नेक्स्ट देखते हैं। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है। गतिज ऊर्जा का सूत्र आपने पढ़ा था के ई, काइनेटिक एनर्जी। के का मतलब होता है काइनेटिक यानी गति, और ई फॉर एनर्जी, हाफ एम बी स्क्वायर। ये बेटा फार्मूला होता है किसका, गतिज ऊर्जा का। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, के ई इजिकल टू हाफ एम बी स्क्वायर, बिल्कुल यही हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। ठीक है बेटा, एम बी ये भी रॉन्ग है, एम जी एच और ये दोनों ही रॉन्ग आंसर। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, के ई इजिकल टू हाफ एम बी स्क्वायर। विद्युत आवेश की इकाई क्या है। विद्युत आवेश की इकाई क्या है, विद्युत आवेश की एसआई इकाई। एसआई इकाई से मतलब आप समझ रहे हैं, यानी कि एसआई देख लीजिए, ओम प्रतिरोध होता है, वोल्ट विभव होता है, एम्पियर धारा होती है, कूलाम क्या हो गया, यही हमारा विद्युत आवेश की एसआई इकाई होती है, जिसे कूलाम। ठीक है बेटा, विद्युत आवेश। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा की इकाई है। ऊर्जा की बात हो रही है, कार्य और ऊर्जा बात एक ही है बेटा। टेस्ला चुंबकीय फ्लक्स, न्यूटन क्या हो गया, न्यूटन क्या हो गया बेटा, बल, वाट शक्ति हो गई, बचा क्या, जूल। जूल हमारा बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है बेटे, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है और वो मुड़ जाता है तो इस घटना को क्या कहते हैं। अभी मैंने बताया था कि इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। एक चित्र के माध्यम से देखते हैं बेटा, इस तरीके से ये कोई चिकनी सतह है और ये कोई आपतित किरण आ रही है और इसको बिल्कुल सीधे जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये अपने माध्य से थोड़ी सी विचलित हो जाती है, मुड़ जाती है। ठीक है बेटा, क्या हो जाती है, ये मुड़ जाती है, तो इस घटना को हम क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, प्रतिबिंब, अपवर्तन, बिल्कुल यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम को 1 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, अगर कोई भी पदार्थ है और वो 1 किलोग्राम है और उसमें 1 डिग्री सेल्सियस तक उसको आप गर्म करेंगे तो उसकी जो ऊष्मा होगी वो उसे विशिष्ट ऊष्मा की क्षमता कहलाती है, यानी स्पेसिफिक हीट।
ठीक है बेटा, स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है, विशिष्ट गर्मी की क्षमता। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन एक लंबवत तरंग का उदाहरण है? लंबवत तरंग से मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर वेव्स। ठीक है बेटा, कौन सी वेव्स? परपेंडिकुलर वेव्स। तो यानी कि प्रकाश तरंग, पानी की लहर, ध्वनि तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? एक लंबवत तरंग। लंबवत तरंग से मतलब होता है ध्वनि तरंग। क्या होती है? ध्वनि तरंग। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? ठीक है बेटा, एक चालक का प्रतिरोध है R इजिकल टू, मैंने आपको बताया था R इजिकल टू एक फार्मूला आपने पढ़ा है, रो L अपॉन A। ठीक है बेटा, तो ये किस किस पर निर्भर करेगा? लंबाई पर, क्षेत्रफल पर। रो क्या होता है हमारा? घनत्व होता है, डेंसिटी जिसे कहते हैं। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। आइए देख लेते हैं कंडक्टर की लंबाई। देख लीजिए कंडक्टर की लंबाई दे रखा, बिल्कुल सही है ये। संकर अनुभागीय क्षेत्र यानी कि एरिया, बिल्कुल सही है बेटा। कंडक्टर की सामग्री, ये भी सही है। ऊपर के सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। एक चालक का जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई पर और क्षेत्रफल और कंडक्टर की सामग्री पर डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे देखते हैं 21 नंबर 21वां क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन परमाणु रिएक्टरों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? बिल्कुल, क्या किया जाता है? परमाणु रिएक्टर। परमाणु रिएक्टर का मतलब क्या है? यहां पर परमाणु की बात हो रही है। परमाणु क्या है? परमाणु एक बहुत ही खतरनाक विषैला पदार्थ होता है जो बिना अपघटित हुए रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, और इसकी क्रिया बहुत ही भयंकर होती है बेटा। जैसे कि इसमें एक यूरेनियम तत्व होता है, यूरेनियम 92 यूरेनियम 235, ये बहुत ही भयंकर पदार्थ होता है, तत्व होता है, कुछ भी कह लीजिए। जब ये टूटता है तो ये इस तरीके से ये क्रिया हमेशा चलती रहती है। ये फिर इस तरीके से टूटता है, फिर ये चलती रहती है। ये क्रिया ऐसी होती है जो नाभिकीय रिएक्टरों में होती है, परमाणु रिएक्टर में होती है, जिसे हम ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हमारा क्या होगा? देख लीजिए, प्राकृतिक गैस नहीं, तेल नहीं, कोयला नहीं, यूरेनियम। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये क्या होता है? यूरेनियम एक ऐसा तत्व है जो परमाणु रिएक्टरों में ईंधन के रूप में उपयोग इसको किया जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। विद्युत स्थैतिक संतुलन में एक चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है? विद्युत क्षेत्र की बात हो रही है, तो विद्युत क्षेत्र से मतलब यहाँ क्या है कि विद्युत क्षेत्र संतुलन में होगा। कोई भी चीज अगर मान लीजिए संतुलन में करनी है तो आपका इसका जो मिड पॉइंट होगा बिल्कुल जीरो के बराबर आपको करना पड़ेगा। तो आप समझ गए होंगे इसका ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं, शून्य होगा, स्थिर होगा, भिन्न होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए। ठीक है बेटा, आइए नेक्स्ट देखते हैं। जब प्रकाश अपने संघटन रंगों में विभाजित होता है तो उसे क्या कहते हैं? यानी कि यहां पर आप समझ रहे होंगे कि जब प्रकाश अपने संगठन रंगों में विभाजित होता है, संगठन का मतलब क्या है? ये प्रकाश की किरण आती है। अब यहां से क्या हुआ? यहां से मान लीजिए ये प्रकाश इस तरीके से बिखर गया, तो यानी कि क्या हुआ इसमें कि इसका फैलाव हो गया, यानी कि ये घटना घटित हो गई है ना बेटा। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, प्रतिबिंब, विवर्तन, फैलाव, ध्रुवीकरण, यानी कि फैलाव। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है बेटे, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्या कहता है? 24वां क्वेश्चन, एक सोलोनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है?
सोलोनॉइड की बात हो रही है, सोलोनॉइड, ठीक है बेटा। तो एक समान और मजबूत, एक समान और कमजोर, गैर वर्दी, शून्य, यानी कि एक समान और मजबूत। जब सोलेनॉइड की बात आती है तो इसमें बेटा जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है वो एक समान होगा और मजबूत होता है। नेक्स्ट, ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत क्या कहलाता है? ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है बेटा? ऊर्जा को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हैं और ऊर्जा को ना ही आप नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है बेटा, आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या क्या कहता है? ऊर्जा को ना तो सृजन किया जा सकता है, सृजन का मतलब बनाना, उत्पन्न करना, उत्पन्न करना समझ लीजिए, उत्पन्न किया जा सकता है, और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। बिल्कुल, यानी कि उत्सर्जन और नष्ट, दो वर्ड आप देख लीजिए। अगर ऊर्जा के संरक्षण की बात आती है तो आप केवल दो वर्ड को आप देख लीजिए, यानी नष्ट करना और उत्पन्न करना, या सृजन करना, या क्रिएट करना, डिस्ट्रॉय करना। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। जब किसी परिवेक्षक, 26वां क्वेश्चन हमारा कहता है, जब किसी परिवेक्षक के स्रोत के सापेक्ष गति से एक तरंग की आवृत्ति में बदलाव होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? बेटा जब किसी कोई परिवेक्षक का मतलब होता है यानी कि जो देख रहा है, परिवेक्षक, ऑब्जर्वेशन वाला, ऑब्जर्वर जिसे कहते हैं परिवेक्षक, के स्रोत के सापेक्ष गति अगर तरंग की आवृत्ति में अगर बदलाव हो रहा है तो इस घटना, ये हमारी क्या कहलाता है? डॉपलर इफेक्ट कहलाता है। इसे हम डॉपलर की घटना कहते हैं, डॉपलर इफेक्ट कहते हैं, या डॉपलर प्रभाव कहते हैं। ठीक है बेटा, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा क्या है देख लेते हैं। डॉपलर प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, दखलंदाजी, विवर्तन। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये डॉपलर की घटना होती है जब कोई पर्यवेक्षक स्रोत के सापेक्ष गति से एक तरंग की आवृत्ति में बदलाव करता है। ठीक है बेटा, ये डॉपलर की घटना कहलाती है, डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट, 27वां क्वेश्चन, ध्वनि की गति किसमें सबसे तेज होती है? ध्वनि की गति सबसे तेज किसमें होगी? किसमें होगी बेटा? वायु में होगी, पानी में होगी, इस्पात में होगी, या वैक्यूम में होगी? नहीं बेटा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, इस्पात यानी स्टील। ठीक है, ध्वनि की जो गति होती है सबसे ज्यादा वो स्टील में होती है, इस्पात में। ठीक है बेटे, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारा मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला यंत्र क्या है? विद्युत धारा मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला यंत्र क्या है? क्या है बेटा, देख लेते हैं। विद्युत धारा की बात हो रही है, समझ गए होंगे। मापना, विद्युत धारा को मापना, वोल्टमीटर, एमीटर, बिजली की शक्ति मापने का यंत्र, थर्मामीटर। थर्मामीटर तो बेटा ये मनुष्य का टेम्परेचर नापा जाता है, थर्मामीटर है ना। ठीक है बेटे, वोल्टमीटर विभव होता है, विभव मापी जिसे कहते हैं। बिजली की शक्ति मापने वाला यंत्र। ठीक है बेटा, तो यानी कि हमारा जो राइट आंसर है वो अमीटर होता है। अमीटर से हम क्या करते हैं? विद्युत धारा को मापा जाता है, जो अमीटर के रूप में। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। निम्न में से कौन सी किरणें सबसे अधिक ऊर्जा वाली होती है? सबसे अधिक ऊर्जा का मतलब होता है सबसे अधिक, जो खतरनाक किरणें मानी जाती हैं बेटा वो हम गामा किरणों को कहते हैं। एक्सरेज आपने देखा हो, जो एक्सरे करवाते हैं तो एक्सरेज में उत्पन्न होती है, जो टूटी फूटी हड्डियों के इमेज प्राप्त करने के लिए हम एक्स किरणों का यूज करते हैं। परावैंगनिक किरणें अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, रेडियो तरंगे गामा किरण। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा, यानी कि गामा किरण। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवृत्ति की इकाई क्या है? आवृत्ति की इकाई यानी कि फ्रीक्वेंसी। यहां पर फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है बेटा, किसकी बात हो रही है? फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है।
तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो फ्रिक्वेंसी है आइए देखते हैं। आइए, फ्रिक्वेंसी आवृत्ति की इकाई क्या है? आवृत्ति की इकाई फ्रिक्वेंसी की बात हो रही है तो देख लेते हैं। ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है, एम्पियर धारा होती है, वाट शक्ति होता है, हर्ट्ज होता है। यानी कि इस तरीके से इसको हम, ये आवृत्ति की ऐसा इकाई होती है, यह मात्रक होता है, हर्ट्ज बोलते हैं ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मानक वायुमंडलीय दबाव पर पानी का उबालने का बिंदु, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? पानी किस टेम्परेचर पर उबलने लगता है? कितने पे उबलता है बेटा? 100 डिग्री सेल्सियस पे। कितने पे? 100 डिग्री। ऑप्शन नंबर 0 तो जम जाएगा। 50 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक परिमाणात्मक राशि है? रफ्तार, दूरी, वेग, समय। वेग ये क्या है? परिमाणात्मक राशियां होती हैं बेटा। परिमाणात्मक का मतलब होता है जिसमें परिमाण होता है, केवल परिमाण की बात होती है, अदिश राशि, सदिश नहीं। ठीक है बेटा, तो आप समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट 33, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम आप समझ गए होंगे। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम को दिया था, जिसमें उन्होंने क्या बताया? दो द्रव्यमान होते हैं, उनके बीच की दूरी होती है और वो एक दूसरे के मतलब द्रव्यमान और के व्युत्क्रमानुपाती जो बल लगता है। ठीक है बेटा, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? न्यूटन, आइंस्टीन, गैलीलियो, केपलर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। न्यूटन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट। विद्युत संभाव्यता की इकाई क्या है? विद्युत संभाव्यता, विद्युत संभाव्यता से मतलब क्या होता है? विद्युत विभव, विद्युत विभव की बात हो रही है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं इसके। एम्पियर धारा हो गया, वोल्ट, वोल्ट, यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर है बेटा। विद्युत विभव की जो इकाई होती है वो विभव होती है। ओम प्रतिरोध होता है और कूलाम आवेश होता है बेटा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। ठीक है बेटा, एक द्रव को उसके सतह पर गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है बेटा, द्रव है, लिक्विड है और उसको गैस में बदलना है, तो आप क्या करेंगे? उसको आप उबालते रहिए, आप उसको उबालते रहिए, उबालते रहिए, उबालते रहिए और एक समय ऐसा आएगा कि वो गैस में परिवर्तित हो जाएगा और गैस बन करके वो वाष्प के रूप में उड़ जाएगा। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? वेपोराइजेशन कहते हैं या वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है बेटा, आइए ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। उच्च बनाने की क्रिया, वाष्पीकरण, वाष्पीकरण, जमना। जमना तो बिल्कुल गलत है, तो इसमें दो ऑप्शन है, दोनों ही सही है, बी और सी, लेकिन आप इसको सही कर लीजिए। यानी कि जब कोई द्रव होता है अगर वो गैस में बदल रहा है तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट, वह पदार्थ जो विद्युत धारा के प्रभाव को नहीं होने देता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? देखिए, वह पदार्थ जो विद्युत धारा के प्रभाव को नहीं होने देता है, यानी कि वो रोक लेता है ना, उसमें विद्युत धारा नहीं बहेगी, तो नहीं बहेगी जो, तो क्या कहलाते हैं? कंडक्टर, ये तो चालक होते हैं। विसवक, ये होते हैं अचालक, अचालक कहते हैं इन्हें, या कुचालक भी कह सकते हैं। ठीक है, यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर, बी संवाहक। बी माने बिना, संवाहक का मतलब वहन करना यानी जाना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल यही राइट आंसर हो जाएगा, बी संवाहक। नेक्स्ट, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा किसके समानुपाती होती है? यानी गतिज ऊर्जा की यहां बात हो रही है बेटा, किसकी बात हो रही है? गतिज ऊर्जा की।
तो गतिज ऊर्जा किसके, तो मैंने आपको बताया था गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, हाफ mv²। तो आप देख लीजिए किसके समानुपाती होगा, वेग के, तो वेग इसमें है बिल्कुल, द्रव्यमान यानी कि m, इसका वेग वर्ग ये भी सही है। तो यानी कि आप देख लीजिए यहाँ पे क्या है, वेग है लेकिन यहाँ पर वर्ग दे रखा है, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया, सी, यानी कि इसका वेग वर्ग। अगर आप इसको देख रहे हैं तो ये हमारा रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ वेग की बात हो रही है केवल, लेकिन यहाँ कह क्या रहा है, हाफ mv², 1/2 mv², यानी कि वर्ग है ये, तो वर्ग है तो यहाँ पर भी इसका वेग वर्ग है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आइए देखते हैं, खींची हुई सही में संचित ऊर्जा को क्या कहते हैं। यानी अगर कोई भी स्प्रिंग है, अगर खिंचा हुआ स्प्रिंग है बेटा, तो उसकी जो संचित ऊर्जा होगी, उसमें जो उत्पन्न ऊर्जा है वो क्या कहलाती है। आइए देखते हैं, गतिज ऊर्जा, स्प्रिंग है बेटा, ये तो स्प्रिंग है, इस तरीके से लगा दीजिए, तो इसमें गति तो नहीं हो रही है, तो ये तो ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा नहीं, रसायन ऊर्जा, रसायन कहां से हो गई, तो बचा क्या, लोचदार ऊर्जा क्षमता, यही हमारा आंसर नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष, ये हमारा 39वां क्वेश्चन है बेटा, ये हमारा 39 क्वेश्चन है, ठीक है, 39 नंबर। एक प्रकाश वर्ष किसकी, एक प्रकाश वर्ष यानी कि दूरी होता है इसका, एक प्रकाश वर्ष का जो इकाई है वो दूरी होती है, दूरी को हम प्रकाश वर्ष में नापते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ठोस पदार्थों में ऊष्मा का संचरण किस प्रकार होता है। ऊष्मा का संचरण, ऊष्मा के संचरण की बात हो रही है, ऊष्मा का संचरण, ठोस पदार्थों में उसका संचरण किस प्रकार होता है, प्रभावकत्व में, संवहन में, विकिरण में, प्रतिबिंब में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है, प्रभावकत्व, ठीक है बेटे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चुंबक के बाहर, एक चुंबक के बाहर नेक्स्ट क्वेश्चन है 41वां क्वेश्चन, एक पट्टी चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं कहां से निकलती हैं। यानी कि एक पट्टी चुंबक है इधर से, ये आप देख लीजिए यहां से ये रखा हुआ है, यहाँ एन होता है, ये ऐसा, क्योंकि जो हमारा चुंबक है, चुंबक की बात हो रही है तो चुंबक के बारे में देख लेते हैं। चुंबक में क्या होता है, दो ध्रुव होते हैं, चुंबक कैसा पदार्थ है, द्विध्रुवीय पदार्थ होता है। हमेशा अगर आप इसको तोड़ देंगे तो ये भी क्या होगा, अगर मैं इसको यहाँ से अलग कर दूं तो भी ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, लेकिन फिर भी इसके दो पोल हो जाएंगे, एन और एस। अगर आप किसी भी चुंबक को अगर आप तोड़ दीजिए तो वो हमेशा दो ध्रुवों में टूट जाएगा, दो खंडों में विभाजित हो जाएगा, नॉर्थ और साउथ, यानी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे निकलने की बात हो रही है, तो यानी कि निकलना, यहां से निकलती हैं और इस तरीके से आ जाए, ठीक है बेटे। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव, ठीक है, नॉर्थ पोल। नेक्स्ट, एक स्थिर बल द्वारा किया गया कार्य किसके बराबर होता है। कार्य, अभी फार्मूला था F इंटू डी, बल और डिस्टेंस, तो देख लीजिए, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू टाइम नहीं, एक्सेलरेशन नहीं, नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वाहनों के हेडलाइट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, वाहनों के हेडलाइट में किस प्रकार का दर्पण होता है। जो वाहन होते हैं उसके जो हेडलाइट्स लगाए जाते हैं रोशनी आगे देखने के लिए, हेडलाइट्स, तो किस तरीके के होंगे, अवतल दर्पण होंगे, उत्तल दर्पण होंगे, समतल दर्पण होंगे या गोलाकार दर्पण होंगे। आप देखिए गोलाकार कब लगाया जाता है, ये गोलाकार, गोलाकार तो हेडलाइट्स में कहां से हो जाएगा बेटा, समतल दर्पण, हेडलाइट्स की बात हो रही है, समतल दर्पण तो साइड से लगा होता है, उत्तल दर्पण पीछे का प्रतिबिंब देखने के लिए, बचा क्या, ऑप्शन नंबर ए हमारा अवतल दर्पण बिल्कुल सही है, ठीक है बेटा।
अगला क्वेश्चन है, एक समानांतर सर्किट में कुल प्रतिरोध कैसा होता है? यानी कि किसकी बात आ रही है? एक समानांतर सर्किट में कुल प्रतिरोध कैसा होता है? कैसा होता है, आइए देख लेते हैं। व्यक्तिगत प्रतिरोध का योग, समानांतर की बात हो रही है सर्किट में कुल प्रतिरोध। मान लीजिए समानांतर का मतलब क्या है, इस तरीके से प्रतिरोध की बात हो रही है। सॉरी, तो यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, आइए देख लेते हैं। व्यक्तिगत प्रतिरोधों का योग, व्यक्तिगत प्रतिरोधों का उत्पाद सबसे छोटे प्रतिरोध से भी कम या उच्च प्रतिरोध नहीं। ऑप्शन नंबर सी, सबसे छोटे प्रतिरोध में भी कम हो सकता है। जब एक समांतर सर्किट में प्रतिरोध कैसा होगा बेटा? सबसे छोटे प्रतिरोध से भी कम होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक अवतल लेंस, ठीक है बेटा ध्यान से सुनिए, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अवतल लेंस की विशेषता होती है? अवतल लेंस कैसा होता है? प्रकाश किरणों को अभिसारित करता है? नहीं, बिल्कुल रॉन्ग है। प्रकाश किरणों का विचलन करता है यानी फैला देता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि ये क्या है? विचलन करना, बिखेर देना, अवतल लेंस। ठीक है बेटा। निम्नलिखित में से कौन सा कण निर्विकार है? निर्विकार से मतलब आप समझ गए होंगे, ठीक है बेटा। निर्विकार, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और फोटॉन। न्यूट्रॉन निर्विकार, जिनका आकार नहीं है, यानी कि न्यूट्रल है ना, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा न्यूट्रॉन, ये निर्विकार होता है। इस निर्विकार का मतलब होता है न्यूट्रल होता है, ठीक है बेटा, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन पे क्या होगा? प्लस होगा। इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा? माइनस होगा। न्यूट्रॉन पे क्या होगा? न्यूट्रल है, उदासीन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक माध्यम का अपवर्तनांक, अपवर्तक सूचकांक किसके अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है? अपवर्तक सूचकांक की बात हो रही है। निर्वात में प्रकाश के वेग का माध्यम में प्रकाश के वेग से क्या होता है कि अनुपात के बराबर होता है, यानी कि प्रकाश का वेग और प्रकाश के वेग का माध्यम, इन दोनों का जो अनुपात होगा वो अपवर्तक सूचकांक के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यही सही हो जाएगा, यही ऑप्शन नंबर हमारा सही। ठीक है बेटे, आइए नेक्स्ट देखते हैं। आवृत्ति की इकाई क्या होती है? हर्ट्ज। अभी मैंने आपको बताया था आवृत्ति की जो ऐसा इकाई होती है वो हर्ट्ज होती है, तो ऑप्शन नंबर ए हर्ट्ज यही बेटा सही होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो सतहों के संपर्क में होने पर जो बल उनके आपसी गति का विरोध करता है क्या कहलाता है? टकराव, फ्रिक्शन। बिल्कुल सही, यही आंसर हमारा सही है। नेक्स्ट, किसी माध्यम का अपवर्तक सूचकांक किस पर निर्भर करता है? अपवर्तक सूचकांक, प्रकाश का रंग, माध्यम का तापमान, माध्यम का घनत्व, बी और सी। यानी कि माध्यम का तापमान और माध्यम का घनत्व, इन दोनों पर ही निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा, बी और सी। ठीक है बेटा, आज के टॉप 50 में बेटा यहीं तक, और आगे नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।